हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अब बज रहा है रात का 12 और मैं बजा रहा हूं आपके 12 नहीं, आपके 12 क्यों बजाऊंगा मैं। रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब आ गए हम लोग लेक्चर नंबर 11 पे, एंट्रोपी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। और एंट्रोपी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब लोग एंट्रोपी बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है एंट्रोपी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो एंट्रोपी के बारे में जानते हैं। वेलकम टू भाटिया क्लासेस, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी बेसिकली है क्या। एंट्रोपी का सिंबल ऑलरेडी आप जान गए होंगे, पिछले लेक्चर में एस होता है। ठीक, तो आपको जो एंट्रोपी पता है, एंट्रोपी बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में देखी जाती है ज्यादातर। याद होगा आपने पिछले लेक्चर में, हमने अगर नहीं देखा तो देखिए भाटिया क्लासेस का लेक्चर नंबर 10, जैसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डालेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसमें हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पढ़ा था और देखा था रैंडमनेस जिसमें ज्यादा होगी, जिस प्रोसेस में रैंडमनेस ज्यादा होगी, जिस सिस्टम में, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। राइट, ये हम लोग ने देखा था। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो प्रोसेस अपने आप होती है या थोड़ा सा उसमें इनिशिएट करना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिसको हमने थोड़ा पुश से होती है या फिर खुद अपने आप हो जाती हैं। राइट, तो ये होता है। और जो इनका नेचर होता है आपको पता है किस पे डिपेंड होती हैं ये, रैंडमनेस पे। अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जो हमारी एंट्रोपी होती है बेसिकली रैंडमनेस पे ज्यादा डिपेंड रहती है। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी उतना ज्यादा, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी पे आते हैं। एंट्रोपी का सिंबल एस होता है, बेसिकली ये रैंडमनेस को मेजर करता है। एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस को मेजर करता है। ओके, देखिए एंट्रोपी को हम लोग मेजर ओके तो जैसे ही मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नेचर रैंडमनेस देखी जाती है, एंट्रोपी का सिंबल एस होता है, ये रैंडमनेस को मेजर करता है। देखिए हम लोग एंट्रोपी को नहीं मेजर कर सकते हैं, हम लोग एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर। एग्जैक्टली एंट्रोपी मेजर नहीं करी जा सकती है, हम लोग इसको, उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसमें उस सिस्टम में एंट्रोपी से क्या चेंज हो रहा है, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग को मेजर करना है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, मतलब फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी मेजर, वो मेजर नहीं कर सकते हम लोग चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं। ओके, तो आपको पता है एंट्रोपी इज बेस्ड ऑन टोटली रैंडमनेस। लास्ट लेक्चर, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, जितना ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा, आपका रैंडमनेस होगी और ज्यादा एंट्रोपी होगी। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ये खुद इटसेल्फ होती है। ओके, और डिसऑर्गेनाइज्ड वे होता है, इसमें सॉरी इनिशिएट किया जाता है। तो अगर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो आपको पता है रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, और एंट्रोपी ज्यादा है तो आपका चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा। चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो आप समझ जाइए आपकी रैंडमनेस कम होगी, आपकी एंट्रोपी भी कम हो जाएगी, और एंट्रोपी कम तो आपका डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी लेस देन जीरो हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अब अगर आपके पास दो प्रोसेस समझिएगा, कौन, एक रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली क्या होती है बेटा, कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग को कुछ दे रहा है और सराउंडिंग सिस्टम को वापस दे रही है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बैठ जाती है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम, ऐसे जाते हैं तो आपका डेल्टा एस जो एंट्रोपी होती है जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जहां पर स्पॉन्टेनिटी होगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल में आपका डेल्टा एस कैसा होता है, जीरो होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं हम लोग एंट्रोपी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए एंट्रोपी बेसिकली स्टैटिक फंक्शन होता है, आपको बता चुका हूं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेक्चर नंबर 1-2 में बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो आपकी इनिशियल और
फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये डेल्टा एस है। तो एस एफ माइनस एस आई माइनस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड होता है। बीच में क्या हो रहा है उसके बाद में उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैटिक फंक्शन होता है। दूसरी चीज, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब सोचिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा बताइए मुझे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। मैंने जब इंटरनल एनर्जी बताई थी तब भी बताया था, जब मैंने एंथैल्पी बताई थी तब भी बताया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो। ओके, तो अब हम आते हैं अपने डेल्टा एस पे। डेल्टा एस का एक फॉर्मूला हमारे पास आया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये बेसिकली फॉर्मूला है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टी पे। अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहां लिखोगे dw dq अपॉन टी और यहां इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो ये फॉर्मूला आपका बैठता है किस लिए, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी कांस्टेंट में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, अगर हीट आपकी, अगर चेंज इन हीट, अगर Q क्या है आपका, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, अगर हीट आपकी गेन हो रही है तो अब Q की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हीट आपकी लूज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, तो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप एनर्जी गेन कर रहे हो तो पॉजिटिव Q की वैल्यू, अगर एनर्जी लूज कर रहे हो, हीट एनर्जी लूज कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और T कांस्टेंट है तो आपको ये, और T वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और मैं आपको तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है भैया दुनिया से, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। आइसोलेटेड का मतलब बाहरी दुनिया से मतलब नहीं। ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास कंटेनर्स हैं, यहां पार्टिकल लगे हुए हैं, बीच में मैंने वॉल्व लगा दिया, एक बीच में मैंने एक वॉल्व लगाया है, इधर का कोई उधर नहीं जा सकता, उधर का कोई इधर नहीं आ सकता। तो आइसोलेटेड में क्या है, ये सराउंडिंग से इसका कोई मतलब नहीं रहता, इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रहता है, इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं रहता। ये अकेला एक कोने में दुबका रहता है, इसको सिर्फ सिस्टम से मतलब होता है। और अगर मैं यहां से वॉल्व हटा दूं, अगर मैं यहां से वॉल्व हटा दूं, अगर मैं यहां से वॉल्व हटा दूं तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे यहां से यहां करने लगेंगे। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कैसी हो गई, आइसोलेटेड मतलब सिस्टम में ही रहेगी, स्पॉन्टेनियस हो गई, और स्पॉन्टेनियस हो गई तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है आइसोलेटेड, सिर्फ ये अपने सिस्टम से मतलब रखता है। अगर मैं यहां से वॉल्व हटा दूं तो ये रैंडमनेस आ जाएगी, यहां पर रैंडमनेस आ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी सिस्टम का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, यहां पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इतने में कोई डाउट है किसी को, इतने में कोई डाउट? इफ यू हैव यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। ओके, अब उन्होंने देखा कि और नॉन आइसोलेटेड क्या होता है, जिसको हमारा सिस्टम से भी मतलब है और उसको हमारे सराउंडिंग से भी मतलब है, जिसको हमारे सिस्टम से भी मतलब है और उसको हमारे सराउंडिंग से भी मतलब है। मतलब E ऑफ सिस्टम मतलब S ऑफ सिस्टम और S ऑफ सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग, इसको दोनों से मतलब रहेगा। ओके, और इक्वल टू क्या होता है, S ऑफ टोटल, एंट्रोपी ऑफ टोटल, मतलब डेल्टा टोटल। ओके, तो मतलब सिस्टम अगर आपका निगेटिव आ रहा है, समझिए अगर आपका सिस्टम निगेटिव आ रहा है तो सराउंडिंग उसको ओवरकम कर देगा, सराउंडिंग उसको ओवरकम करेगा उस निगेटिव को, और बना देगा क्या, पूरी डेल्टा एस को क्या बना देगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बना देगा। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे की निगेटिव पार्ट को ओवरकम करती हैं और बैलेंस करती हैं कि डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन क्या आ जाए आपका,
जीरो आ जाए। और आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एस जो टोटल होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो याद रखिएगा नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की बात होती है, दोनों एक दूसरे को ओवरकम करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग पे डिपेंड होता है, इसलिए डेल्टा एस आपका टोटल जो ग्रेटर देन जीरो आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। मान लीजिए मैंने H2O लिया, ओके, H2O से H2O, मतलब ये लिक्विड से मैंने आइस बनाया। तो जब मैं लिक्विड से आइस बनाऊंगा तो मैं हीट रिलीज होगी, राइट, लिक्विड से आइस बनाऊंगा तो हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो इसका मतलब क्या है, आपका Q निगेटिव होगा, हीट लूज हुई, निगेटिव होगा, लिक्विड से आइस बना रहे हो तो हीट रिलीज हुई, और हीट रिलीज हुई मतलब Q निगेटिव होगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा Q बाई टी, होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बताइए, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब देखिए अगर Q निगेटिव है तो डेल्टा एस भी निगेटिव आ गया, और डेल्टा एस निगेटिव मतलब डेल्टा एस कैसा आ गया, लेस देन जीरो। मतलब जब आइस लिक्विड से आइस कन्वर्ट करते हैं तो आपकी एंट्रोपी क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। मतलब आपका सिस्टम जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, यहां पर बोल रहा है जो सिस्टम है वो लेस देन जीरो आ रहा है, समझिए ध्यान से। और जो सराउंडिंग, इसको हमारा जो सिस्टम है यहां पर नॉन आइसोलेटेड, ध्यान रखिएगा ये नॉन आइसोलेटेड है, तो सिस्टम क्या आ रहा है मेरा, लेस देन जीरो, तो सराउंडिंग इसको क्या करेगी, सराउंडिंग इसको ओवरकम करेगी, सराउंडिंग वाला इसको ग्रेटर देन इसको ओवरकम करेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो डेल्टा एस है यूनिवर्स का वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ये बताया कि यहां पर सिस्टम का नेगेटिव आ रहा था तो उसको ओवरकम किया सराउंडिंग ने इसको पॉजिटिव बनाया, इसको ओवरकम किया इसके नेगेटिव पार्ट को, इसलिए आपका यूनिवर्स का डेल्टा एस कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो। कैसा आ गया, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन जीरो आ गया। ओके, कितनी बार क्लियर हुई। अब देखिए हम लोग आते हैं अब रिवर्सिबल प्रोसेस पे। रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, देखिए बेटा मैं क्या बता रहा था, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल का मतलब क्या, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, मतलब आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड, सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग, ये होती है रिवर्सिबल। अगर मैं इसमें आइसोथर्मल में आऊं तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर में बात होती है। तो आपको पता है डेल्टा एस जो सिस्टम का होता है, आपको पता है कि अगर मैं बात करूं तो ये डेल्टा Q बाई टी होता है, राइट, डेल्टा Q बाई टी होता है। ओके, और डेल्टा एस और सराउंडिंग की बात करूं और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी डेल्टा Q बाय टी हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डेल्टा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, सिस्टम जो है आपका टेम्परेचर जीरो है, और टेम्परेचर जीरो होने की वजह से यहां पर बेटा सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है मेरा और ये सराउंडिंग है, सिस्टम से मैंने डीक्यू एक एनर्जी निकाली, डीक्यू पार्ट की एक छोटी सी एनर्जी निकाली, और ये एनर्जी को कवर अप करने के लिए सराउंडिंग इसको वापस दे देगा ये एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डेल्टा एस टोटल आइसोथर्मल में रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर से सुनिए, टेम्परेचर पार्ट जीरो होता है, कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, तो हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे, राइट। तो आप खुद बताइए सिस्टम और सराउंडिंग, मान लीजिए सिस्टम में से मैंने डेल्टा Q छोटा पार्ट ऑफ एनर्जी बाहर निकली, तो अब सराउंडिंग इसको क्या करेगा, ओवरकम करने के लिए इसको वापस भेज देगा, क्योंकि इसकी इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वापस अंदर चली जाएगी। तो आपका डेल्टा Q क्या हो जाएगा, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी था, चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा टोटल सिस्टम का, वो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका डेल्टा एस जो आइसोथर्मल होती है उसमें जीरो होता है। अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, इसमें Q कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा Q आपका जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी, टेम्परेचर ये जीरो हो गया, तो डेल्टा एस भी क्या हो गया आपका टोटल, डेल्टा एस भी क्या हो गया आपका टोटल। तो यहां पर देखिए जब डेल्टा Q जीरो हो गया तो डेल्टा एस सिस्टम का भी जीरो हो गया, डेल्टा एस सराउंडिंग का भी जीरो हो गया, तो डेल्टा एस टोटल क्या हो गया आपका, वो भी तो जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा Q क्या है यहां पर जीरो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके,
अब हम लोग आते हैं बेटा इररिवर्सिबल प्रोसेस पे। अब हम लोग आते हैं अपनी इररिवर्सिबल प्रोसेस पे। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में होती है जिस समय स्पॉन्टेनियस, जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है, ये उसी डायरेक्शन में फॉलोअप होती है, एक ही डायरेक्शन में। मतलब डेल्टा एस आपका जो टोटल है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जहां होती है वहीं पे ये होती है, मतलब डेल्टा एस टोटल आपका क्या होगा? 0 होगा। मतलब डेल्टा एस क्या है? 0 होगा। ओके, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा आपका। तो यहां से जब सिस्टम से मान लीजिए आपने dq नाम की एनर्जी निकाली, एनर्जी बाहर निकली, और यहां पर अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है। अब यहां पर इसको ओवन कम करने के लिए सराउंडिंग इसको वापस ये एनर्जी नहीं भेज देगी, क्यों? यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन। वहां क्या था? सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर निकलती थी तो सराउंडिंग उसको ओवरकम करके वापस दे देती थी, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बट यहां ऐसा नहीं है। इररिवर्सिबल में क्या है? डेल्टा टोटल तो आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा? सिस्टम ने जो बाहर निकाला वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही डायरेक्शन है जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है मेरे बच्चों। तो टेम्परेचर अंदर और बाहर का क्या होगा? अलग होगा। यहां पर T1, यहां पर T2, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका T2 हो गया और सिस्टम का T1 हो गया। यहां पर अज्यूम कर लेते हैं जो T1 है वो ग्रेटर है T2 के लिए। हम लोग अज्यूम किया है, लेट किया है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम का निकालूं तो मैंने क्या बोला है? एनर्जी उसकी बाहर निकली तो थोड़ी लॉस हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा क्यू बाय T1 हो जाएगा। और तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? वहां पर डेल्टा क्यू बाय T2 होगा, राइट? यही होगा, यहां पर होगा कि नहीं? डेल्टा सराउंडिंग डेल्टा क्यू बाय टी। अब यहां पर हमें क्या बोला? डेल्टा एस क्या होता है? यहां पर देखिए डेल्टा सिस्टम इज सराउंडिंग डेल्टा क्यू माइनस, अब यहां पर देखिए सिस्टम सराउंडिंग में एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, एक ही डायरेक्शन है, यहां पर सराउंडिंग से तो मतलब है नहीं, जो सिस्टम में होगा वही सराउंडिंग में होगा, बस टेम्परेचर का डिस्टेंस होगा। यहां पर हमने सिस्टम से एनर्जी निकाली क्यू नाम की, तो वो सराउंडिंग में गई, तो जब एनर्जी निकली तो माइनस क्यू हो गई, तो ये भी तो माइनस क्यू ही रखेगा अपने पास, जरा बताइए। तो हमने क्या बोला? यहां भी माइनस डेल्टा क्यू होगा। अब मैं अगर दोनों को टोटल करूं तो डेल्टा एस टोटल क्या होता है? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन T1 माइनस डेल्टा क्यू अपॉन T2। तो यहां पर डेल्टा एस ले लेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? आप खुद बताइए यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर हमने लिखा डेल्टा क्यू बाय T1, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे बेटा, जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस, ये सिस्टम था, ये सराउंडिंग है, यहां से क्यू निकला तो एनर्जी रिलीज हुई, तो माइनस यहां पर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली डेल्टा क्यू। अब ये डेल्टा क्यू अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि इररिवर्सिबल है, यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां पर का टेम्परेचर T2 है सराउंडिंग का, तो हमने अज्यूम किया T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है। अब डेल्टा क्यू अंदर नहीं आ पाएगा वापस, तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम से, तो डेल्टा माइनस डेल्टा क्यू बाय T1 और सराउंडिंग में डेल्टा क्यू बाय T2। अब डेल्टा एस टोटल क्या होता है मेरे पास? एंट्रोपी, ये होता है हमारा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का डेल्टा क्यू बाय T1 प्लस का डेल्टा क्यू बाय T2। इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन T2 माइनस डेल्टा क्यू अपॉन T1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब मैं इसको यहां ले आऊंगा तो डेल्टा क्यू मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, आई थिंक, राइट? उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया? नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर, एक मिनट जस्ट वेट, मैं यहां पर कर देता हूं, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको इस पॉइंट पे, यहां से देखिएगा। तो मैं डेल्टा क्यू यहां पर अगर मैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कॉमन ले लूं, अब देखिए बेटा जैसे कि यहां पर डेल्टा क्यू जा रहा है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर खुद देखिए T2 मेरा आगे आ गया और यहां पर मेरा चला गया यहां पर, राइट? आप खुद देखिए, क्योंकि ये माइनस में था, ये उधर चला गया, T2 इधर आ गया, तो हमारे पास क्या होगा?
डेल्टा क्यू T1 माइनस T2 बाय T1 T2। तो ये मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला बन गया जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ओके, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं ये चीज रफ कर दे रहा हूं आपको, जिससे कि पूरा का पूरा अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर T2 था, तो जब मैंने सॉल्व किया पूरा का पूरा, टोटल जो मेरे पास आया वो आया मेरे पास डेल्टा क्यू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ये फॉर्मूला मेरे पास बन के आया। ओके, तो ये फॉर्मूला बनेगा जब आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ओके बेटा, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, वो देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।